दोस्तों, तो आज हम सेकंड वीडियो के अंदर है, जिसके अंदर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का दूसरा सब टॉपिक द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। एनसीईआरटी के डीप लाइन सीरीज है और इसके अंदर आपको पूरी एनसीईआरटी क्लियर वाइज समझ में आएगी। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी एक सेशन होगा। आज के अंदर टारगेट होगा कि हम लगभग चैप्टर को एंड कर दो। एनसीईआरटी की लाइनें नोट्स के बाद अगर आप पढ़ेंगे तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीईआरटी की वो लाइन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक लाइन एनसीईआरटी की, मैंने पिछली बार भी कहा था कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट ज़रूर है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी लाइनें इंपॉर्टेंट नहीं होती है। जो हाईलाइट दिख रही है आपको, ये वो है जहाँ से क्वेश्चन आए हैं, यहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी चांसेस आपको 2027 में दिख सकते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या चीज़ है। जानते हैं कि फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज बनते हैं अलॉन्ग विद द पेयर ऑफ ओविडक्ट। पेयर में जो चीज़ें होती है उसके अंदर यहाँ पर इंसर्ट के लिए पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनेटिक। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है जो कि आपको देखने के लिए मिलते हैं। आगे बढ़ते हुए कि इसको भी पेल्विक रीजन में एनसीईआरटी कहती है कि जिस तरीके से मेल में होते हैं इस तरीके से फीमेल में भी पेल्विक रीजन में होते हैं। ये जो सिस्टम होता है ये पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड में पॉजिटिव होता है, जो कि मेल के अंदर नहीं होता, फीमेल के अंदर होता है। और ये मेल के अंदर, फीमेल के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड वाला सिस्टम ये इंटीग्रेटेड होता है स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इसके साथ द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन। तो ये एनसीईआरटी की एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो कि आपको देखने के लिए मिल सकती है कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली कौन सी चीज़ जो है ओवुलेशन के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सपोर्ट मिलता है इसके अंदर ओवुलेशन के अंदर। एंड इसके अलावा अगर हम एनसीईआरटी की बातों को समझें कि फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी एंड बर्थ एंड चाइल्ड केयर के अंदर भी ये एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस होता है। ठीक है। अब ओवेरी के बारे में एनसीईआरटी कहता है कि ओवेरी इज अ प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ओवेरी जो है ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो कि हमारे को फीमेल के अंदर रिलीज होता हुआ दिखता है। कहाँ लोकेटेड होता है? ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। एब्डोमेन के बिल्कुल लोअर साइड में लोकेटेड होता हुआ दिखता है। इसकी साइज आप याद रख सकते हैं कि 2 से 4 होती है। इसकी लेंथ जो है कनेक्टेड होता है बाय द पेल्विक वॉल एंड द यूटेरस बाय द लिगेंड। एक पेल्विक वॉल भी होता है, इस तरीके से कनेक्टेड होता है। या आप ऐसे पकड़ो और इधर ऐसे पकड़ो, ये इस तरीके के लिगामेंट्स होते हैं। ये पकड़ लो ओवेरियन वॉल और ये पकड़ लो पेल्विक वॉल, तो ये इससे इस तरीके के लिगामेंट से कनेक्टेड होता है। फिर एनसीईआरटी कहती है कि द ओवेरी इज कवर्ड बाय द थिन इपिथेलियल विच इज इनक्लोज्ड बाय द ओवेरियन स्टोमा। वही है कि ये जो कनेक्टेड होता है बाय द एपिथेलियम टिश्यू से इनक्लोज होता है बाय ओवेरियन स्ट्रोमा। मिडोला अंडर वाला पार्ट है, ओवेरिया बाहर वाला पार्ट है। स्ट्रोमा जो है डिवाइड होता है दो पार्ट में। एक होता है पेरीफेरी वाला जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर वाला मिडोला होता है। तो स्ट्रोमा और मिडोला के अंदर दो चीजें, पेरीफेरी और दूसरा इनर मिडोला। ठीक है ना। इस तरीके से स्ट्रोमा के कॉर्टेक्स और मिडोला वाले दो रीजन आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब अगली लाइन के ऊपर आते हैं एनसीईआरटी के। उसके ऊपर एक डायग्राम भी है, वैसे तो हम वो भी देख सकते हैं, लेकिन ये डायग्राम अब लेबलिंग के लिए मैंने आपको इससे पहले बताया था कि लेबलिंग की जब भी बात आएगी हम लेबलिंग के लिए एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। हम मार्किंग कर देंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये यहाँ पर आपको जो है इसकी लेबलिंग करने के बाद एक याद करने के लिए ट्रिक मिलेगी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और ये बाय द वे फीमेल पेल्विक रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ पर कौन से लोकेटेड होती है आप देख सकते हैं। वो अगले आगे पर चलते हैं। ओवरी सिस्टम के ऊपर अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी यहाँ पर कहती है कि ओविडक्ट, जिसको हम फोलापियन ट्यूब भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम अगर हमको बोला ये फोलापियन ट्यूब, उसका दूसरा नाम ओविडक्ट। यूटारस एंड वजाइना कंस्टिट्यूट ऑफ फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स, फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। तो अगर डक्ट्स के बारे में पूछेगा फीमेल के तो यहाँ पर 3 चीज़ें हम लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ओविडक्ट, जिसको हम फोलापियन ट्यूब भी कह रहे हैं। दूसरा हम बोलेंगे यूटारस, तीसरा बोलेंगे वजाइना।
ये तीन चीजें जो है हमारे पास किसके अंदर आती है, एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर, एनसीईआरटी की लाइन है। तो फोलैपियन, ईच फोलैपियन ट्यूब की साइज यहाँ पर एनसीईआरटी कहती है कि 10 से 12 होती है, नहीं होती है 10 से 12। तो 10 से 12 सेंटीमीटर पर यहाँ पर ये चीज देखने के लिए मिलती है, जो कि एक्सटेंडेड टू द पेरिफेरी एंड ओवेरी टू द यूटेरस। नीचे डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पर हमको जो है अंडस दिखता है यूटेरस की तरफ, पेरिफेरी ऑफ ईच ओवेरी टू द यूटेरस की तरफ जाता है, एक्सटेंड उसकी तरफ होता है, एक्सटेंड की तरफ। एक जो है आपको फनल शेप का इनफंडिबुलम देखने के लिए मिलता है, फनल शेप का इनफंडिबुलम देखने को मिलता है। द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम possess द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लाइक फिम्ब्रियाई, यानी कि आपको अगर देखेंगे इनफंडिबुलम किस तरीके का है, फनेल शेप का है। और इसके अंदर इनफंडिबुलम के अंदर देखो इस तरीके से यहाँ पर इंसर्टी देखेंगे तो यहाँ पर चीजें देखने को मिलती है। इंसर्टी देखने के लिए चीजें बताती है इंसर्टी। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये रीजन जो है फिम्ब्रियाई का इनफंडिबुलम है, ये किस तरीके से है, किस तरीके से, दैट इज कॉल्ड फनल शेप। किस तरीके से, फनल शेप। तो फनल शेप इनफंडिबुलम है और एजेस पर आपको इनफंडिबुलम की यहाँ पर फिम्ब्रियाई देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और अगर हमको पूछा जाता है चीज हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवुलेशन, ओवुलेशन के कलेक्शन के लिए फिम्ब्रियाई मदद करता है, ठीक है। और इनफंडिबुलम लीड्स टू वाइडर, वाइडर पार्ट की तरफ जाता है, ऊपर इधर हो जाता है, इधर इनफंडिबुलम, इधर होता है एम्पुला, इधर होता है स्थमस। तो तीन चीजों से मिलकर फोलापियन ट्यूब बनता है, जिसको हम ओविडक्ट भी कह रहे हैं। तो फोलापियन ट्यूब तीन चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहले इनफंडिबुलम, दूसरा दूसरा दैट इज कॉल्ड एम्पुला, और तीसरा स्थमस। तो आपको अगर याद रखना है तो 1 2 3 इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि तीनों से मिलकर हमारे पास फोलापियन ट्यूब बनता है। इसके भी डायग्राम के लिए आप वूल ट्री इस्तेमाल करेंगे लेबलिंग करने के लिए, तो यहाँ पर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद है। अब आ जाते हैं हम मेन पॉइंट पर कि पार्ट ऑफ ओविडक्ट जिसको हम एम्पुला बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं, जिसका नाम क्या है, एम्पुला, ओविडक्ट का ही पार्ट है। और लास्ट पार्ट जो ओविडक्ट का है जिसको हम फोलापियन ट्यूब भी बोलते हैं, स्थमस है, फिर नैरो ल्यूमेन होता है और यूटेरस से आगे चल के जनरल। और इन तीनों से मिलकर इनफंडिबुलम एंड दैट इज कॉल्ड एम्पुला और तीसरा स्थमस, इन तीनों से मिलकर हमारे पास क्या बनता है, तीनों से मिलकर हमारे पास फोलापियन ट्यूब बनता है, फोलापियन ट्यूब बनता है। ये बात आपको याद रखनी। यूटरस जो है एक सिंगल चीज है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोब, जिसको हम क्या बोलते हैं, वोब और मदर बोलते हैं, ठीक है। और ये एक इन्वर्टेड पेयर शेप की होती है, किस तरीके से होती है, इन्वर्टेड पेयर शेप, इन्वर्टेड पेयर शेप की, और ये लिगामेंट से सपोर्ट होती है, अटैच टू द पेल्विक वॉल, अरे पेल्विक वॉल से कनेक्ट होता है। यूटेरस ओपन होता है वजाइना के अंदर थ्रू द ल्यूमिन, थ्रू द नैरो सर्विस। अगर हम देखेंगे यूटेरस जो है वजाइना में ओपन होता है, ये अगर आपने पीछे डायग्राम पढ़ी तो इसमें हमने पढ़ा है कि यूटेरस जो है इस तरीके से खुला है और ये जो है वजाइना के अंदर ओपन होता है और नैरो सर्विक्स होता है, बिल्कुल एकदम छोटी तरीके से, इस तरीके से सर्विक्स वाला पोर्शन यहाँ पर बन जाता है। अगर हम इस तरीके से समझेंगे तो चीजें समझ आएंगे। अब आगे कहती है एनसीईआरटी की द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल। अगर वजाइना के साथ इसको जोड़ दिया जाए तो बर्थ कैनाल बन जाती है, यानी कि अगर हम सर्विक्स को और प्लस वजाइना को जोड़ दें, सर्विक्स को और प्लस वजाइना को जोड़ दे तो ये बर्थ कैनाल की तरफ बन जाती है। तो यहाँ पर आपको सर्विक्स और वजाइना को दोनों को अगर हम अटैच करते हैं तो हमारे पास एनसीईआरटी कहती है कि बर्थ कैनाल बनती है। क्या बनती है, बर्थ कैनाल बनती है। अब मैं अगले पोर्शन को आपको लेकर चलता हूँ। एनसीईआरटी अगले पोर्शन को कहती है जिस तरीके से हम समझते हैं कि आइए, द थ्री लेयर्स, द थ्री लेयर्स, एनसीईआरटी कहती है द थ्री लेयर्स of tissue, external thin and membranous perimetrium, मिडल लेयर मायोमेट्रियम, और ग्लैंडुलर जो होती है एंडोमेट्रियम होती है। इसमें तीनों का अपना अपना यूज है। एक्सटर्नल में जो पेरीमेट्रियम है इट इज टू बी कॉल आपका मेम्ब्रेनियस होता है और इसका यूज होता नहीं। मायोमेट्रियम आपकी जो है स्मूथ जो है मसल्स है वो भी थिक है, मिड वाली मायोमेट्रियम, ये कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आपको मदद करती है। जब बेबी की डिलीवरी होती है तो ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और तकरीबन 10 सेंटीमीटर तक जो है ये डायलेट होती है, ठीक है ना। और अगर इनर ग्लैंडुलर की बात करूँ तो एंडोमेट्रियम जो कि आपको मेस्ट्रुअल साइकिल के अंदर दिखती है, इसलिए इसको ग्लैंडुलर लेयर कहा जाता है।
अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो एनसीईआरटी यहाँ पर ये भी कह रही है कि एंडोमेट्रियम के ही अंदर साइक्लिक चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल और मायोमेट्रियम एग्जिबिट द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। एनसीईआरटी ने यहाँ पर क्लियरली इसको बताया। तो अगर हम अगला पोर्शन समझते हैं तो वह फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। तो अगर हम देखेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया के ऊपर एनसीईआरटी ने यहाँ पर भी एक बात कही है, वो ये है, एनसीईआरटी यहाँ पर कहती है कि द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया इंक्लूड मोन प्यूबिस। यहाँ पर मोन्स प्यूबिस का भी जिक्र किया है एनसीईआरटी। सबसे पहले हम इसको ये कर देते हैं, मोन्स प्यूबिस सबसे पहले आगे लिबिया माइजोरा, लिबिया माइनोरा, ठीक है, हाइमन होता है। इसके बाद होता है सिल्टोरियस। क्या होता है? सिल्टोरियस। क्या होता है? सिल्टोरियस। तो आपको 4 बातें याद रखना है कि 5 बातें, 1 2 3 और ये 4 5। तो ये 5 जो है एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में आते हैं। अब हल्का हल्का आपने अगर नोट्स में पढ़ा हो, ज़्यादा तो एनसीईआरटी इसको हल्का हल्का बताती है कि ये मोन्स प्यूबिस के बारे में एनसीईआरटी की थी कि ये कशी क्वेश्चन एक तरीके से क्वेश्चन से ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय द स्किन इन प्यूबिक हेयर। और स्किन के पास अगर कहीं हेयर दिख रहे हैं आपको, ऐसे दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन लाइक रीजन है, तो वो वाले हेयर को हम बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। उसके अलावा अगर हम देखें तो लिबिया माइजोरा आता है हमारे पास, एक तरीके के फ्लैशी फोल्ड्स जो खुलते हैं और टिश्यू की तरह होता है, विच इज एक्सटेंडेड डाउन फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस। और ये किससे एक्सटेंडेड डाउन होते हैं? मोन्स प्यूबिस से। क्या होते हैं? एक्सटेंडेड डाउन होते हैं, बिल्कुल उसके नीचे होता है ये रीजन लिबिया माइजोरा। और ये जो है मोन्स प्यूबिस जो है सराउंडेड किससे होता है? वाजाइनल ओपनिंग से। लिबिया माइनोरा, लिबिया माइजोरा, लिबिया माइजोरा जो है किसके नीचे होता है? मोन्स प्यूबिस के नीचे होता है। तो लिबिया माइजोरा जो एक फ्लैशी फोल्ड है, ये किससे सराउंडेड होता है? वाजाइनल ओपनिंग के सराउंडिंग में होता है। इसके अलावा एनसीईआरटी कहती है कि लिबिया माइनोरा पेयर्ड फोल्ड है, पेयर्ड टिश्यू भी है, तो ये लिबिया माइजोरा के अंडर होती है। पहले आगे हमारे पास मोन प्यूबिस ऊपर में, उसके बाद थोड़ा नीचे लिबिया माइजोरा, उसके थोड़ा नीचे लिबिया माइनोरा। तो ये हमारे पास लिबिया माइनोरा आर अ पेयर्ड फोल्ड ऑफ द टिश्यू अंडर गो द लिबिया माइजोरा। ये पाया जाता है। ओपनिंग ऑफ वजाइना इज ऑफन टू कवर्ड बाय द पार्शियली मेम्ब्रेन कॉर्डल हाइमेन। ये जो हाइमेन की जो कुछ बातें हैं जहाँ पर मिसकंसेप्शन भी होते थे, एनसीईआरटी यहाँ क्लियर कर दी। तो ओपनिंग ऑफ वजाइना, जहाँ वजाइना खुलता है, वो कवर्ड होता है पार्शियली मेम्ब्रेन से, उस मेम्ब्रेन का नाम है हाइमेन। ठीक है। अब एनसीईआरटी कहती है कि सिल्टोरिस क्या है? एक तरीके से टीन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच इज लाई अपर द जंक्शन ऑफ टू लिबिया माइनोरा। लिबिया माइनोरा के ऊपर इस तरीके का रीजन होता है पूरा, इसके अंदर इस तरीके से, और यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, तो एनसीईआरटी कहती है ये होता है हमारे पास, दैट इज टू बी क्या, ये हमारे पास होता है सिल्टोरियस। और ये जो सिल्टोरियस पाया जाता है, तो एनसीईआरटी यहाँ पर ये कहती है कि जो है किस तरीके का स्ट्रक्चर है, किस तरीके का स्ट्रक्चर। तो एनसीईआरटी कहती है कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अपर है किस टू लिबिया माइजोरा के, और इसके अराउंड में, सिल्टोरियस के अराउंड में यहाँ पर आपको यूरेथ्रल ओपनिंग देखने मिलता है। लिबिया माइजोरा के अराउंड में वजाइनल ओपनिंग था, आपने यहाँ पर देखा था, और लिबिया माइनोरा के अराउंड में यूरेथ्रल ओपनिंग आपको देखने मिलती है। हाइमन जो है टॉन हो जाता है जब हम फर्स्ट इंटरकोर्स करते हैं तब। इसके अलावा हाइमन जो है कुछ एक्टिविटीज के लिए भी टूट जाता है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे हॉर्स हो गया, राइडिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया। क्या इस बात को एनसीईआरटी ने यहाँ पर डिस्कस किया है? बिल्कुल किया है कि प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमन इस बात को इंडिकेट नहीं करता। इट इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी एंड सेक्सुअल एक्सपीरियंस। सेक्सुअल एक्सपीरियंस को और वर्जिनिटी को ये डिसाइड नहीं करता है, टूटना ब्रेक होना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड के बारे में। तो एनसीईआरटी का यहाँ पर जो है मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर ध्यान दिया है। एनसीईआरटी का ये जो डायग्राम, इसको आप इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं जिस तरीके से हम बता रहे हैं। पहला है इसको दे दिए, दूसरा नंबर इसको दे दिए, तीसरा इसको दे दिए, चौथा इसको दे दिए, पांचवा इसको दे दिए, छठा इसको, सातवां इसको, आठवां इसको, नौवां, 10वां और 11। इस तरीके से आप लेबलिंग कर लेंगे तो आपको ये क्लियर होगा। और ये सेक्शनल व्यू है मेमोरी ग्लैंड। अब हम एनसीईआरटी की लाइनों को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, हम एनसीईआरटी की बातों को भी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। एनसीईआरटी यहाँ पर ये बात कहती है कि द मेमोरी ग्लैंड का फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फीमेल के अंदर,
और इसके बाद एनसीईआरटी कहती है कि वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट इसके अंदर पाया जाता है। वैसे तो अगर हम देखें तो पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ब्रेस्ट का एंड ग्लैंडुलर टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ये एक कॉमन बात है, आपको याद करने की जरूरत है। लेकिन ये ग्लैंडुलर टिश्यू जो है ईच ब्रेस्ट के अंदर 10 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, छोटे छोटे इस तरीके के लोब होते हैं। तो कितने पाए जाते हैं, दैट इज टू बी कॉल्ड 10 से 20। इस पे सवाल आ चुका है कि ये पीवाईक्यू मार्क होते हैं जो हाईलाइटेड आपको ग्रीन वाले दिख रहे हैं, ये पीवाईक्यू है, यानी कि यहाँ से सवाल आ चुका है इनके अंदर, इसलिए यहाँ से मेमोरी लोब्स जो है कंटेन करते हैं क्लस्टर्स ऑफ सेल्स जिसको हम एलवीडी बोलते हैं, एल्विलाई बोलते हैं। इसके बाद कहते हैं सेल ऑफ एल्विलाई सिक्रेट करती है मिल्क को, ये स्टोर्ड इन द कैविटी ल्यूमेन ऑफ एल्विलाई। एल्विलाई के ल्यूमेन के अंदर वो स्टोर हो जाता है मिल्क। द एल्विलाई ओपन इनटू द मेमोरी ट्यूब्स, छोटे 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 जो मेमोरी एल्विलाई थे, मेमोरी एल्विलाई, वो जो है एक मेमोरी लोब ट्यूब्स के अंदर होते हैं। वो ट्यूब जो है ईच लोब के साथ ज्वाइंट होते हैं जिससे मेमोरी डक्ट्स बनते हैं। तो पहले तो हमारे पास छोटे छोटे लोब थे, उस लोब से एल्विलाई, एल्विलाई के बाद हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है कि एल्विलाई के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डक्ट के अंदर। और ये सेवरल डक्ट्स जो कि मेरे पास ज्वाइंट होते हैं और इस तरीके से एक एम्पुला बनता है। तो ये सीक्वेंस अगर आपको याद है कि लोब्स होगा पहले, तो उसके बाद एल्विलाई होगा, उसके बाद डक्ट्स बनेगी, और डक्ट्स के बाद एम्पुला बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी एम्पुला। और इससे एक लेक्टिफेरस डक्ट जो है कनेक्ट होता है, इससे बच्चा जो है बिल्कुल सब करता है। और यहाँ पर लेक्टिफेरस डक्ट जो है एनसीईआरटी ने यहाँ पर इसको हाईलाइट किया। अगर हम बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड के बाद, अगर हम देखेंगे तो गेमेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से समझते हैं तो गेमेटोजेनेसिस ये मेल के अंदर नहीं बल्कि फीमेल के अंदर भी होता है। तो एनसीईआरटी ने इसको कंबाइंड दिया है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आप जब पढ़ते हैं तो इसको अलग अलग पढ़ते हैं, यानी कि आपने जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है, समझे एनसीईआरटी की बातों को, तब आपने उसको पढ़ा, तो तब आप उसके बाद जो है गेमेटोजेनेसिस पढ़ते हैं। तो वो जब पढ़ते हैं आप, तब को आपको लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ा है टॉपिक, आपने गेमेटोजेनेसिस पढ़ा। तो एनसीईआरटी का सीक्वेंस ऐसा है कि एनसीईआरटी ने बहुत सारी चीज़ें कंबाइन की हुई है, जैसे कि गेमेटोजेनेसिस प्रोसेस है, इसके बाद पहले मेल का दे दिया इस पोर्शन में, इसके अलावा अगले पैराग्राफ में फीमेल का दे दिया आपको। तो इस तरीके से एनसीईआरटी ने कंप्लीट किए हुए है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो अगर आप नोट्स पढ़ते हैं, नोट्स में सर लोग पहले गेमेटोजेनेसिस पढ़ाते हैं जब आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हो, और जब फीमेल पढ़ते हो तो फीमेल को तब वो पढ़ाते हैं, उसके बाद ओवुलेशन हो जाता है। तो लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, मतलब दैट इज एनसीईआरटी की लाइन को डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, तो तब आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना। स्पर्मेटोजेनेसिस कब ये हमारे बंदर जनरेट होती है, प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी एज इससे पहले बताया था कि 12 से 14 पकड़ती है एनसीईआरटी। इसके अंदर मेनली अगर हम देखेंगे तो हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, ठीक है ना, और ये सिंगुलर होते हैं तो स्पर्मेटोगोनियम कहलाते हैं। अब उसके बाद होता ये है कि स्पर्मेटोगोनिया जो होती है, ये स्पर्मेटोगोनिया एनसीईआरटी कहती है कि स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड मतलब 2n का होता है, ठीक है ना। और इसके अंदर 46 होते हैं, क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। ये तो हम पढ़े हुए भाई। तो होता क्या है, सम स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं, पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस करते हैं। ये क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं। तो मियोसिस जब होती है ना तो 1 के 4 बन जाते हैं। क्या होते हैं, 1 के 4, 1 2 3 4। पहले अगर ये डिप्लॉयड था तो इससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाऊंगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कैसे थे, वो भी 2n थे, ये भी याद रखो। ये बाद में ये जो था, ये क्या था हमारे पास, इट इज टू बी कॉल्ड स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनिया है ये वाला 2n वाला। और ये जो 2n वाला दिख रहा है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये भी 2n है। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है तो ये भी n हो जाता है। स्पर्मेटिड जो है ये भी n नंबर हो जाता है, उसके बाद वाला ये भी n नंबर। तो यहाँ पर एनसीईआरटी कहता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन यानी कि रिडक्शन डिवीजन कब कंप्लीट करता है, द फॉर्मेशन ऑफ 2 हेल्स, वो 2 हाल्स में कन्वर्ट हो जाता है। कौन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और जब वो रिडक्शन डिवीजन कन्वर्ट कर देता है तो हैप्लॉइड सेल जो बनते हैं वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाते हैं। यानी प्राइमरी वाला जो था वो 2n का था, उसने अपने स्पर्मेटिड्स कर किया तो उससे n और n नंबर के ऐसे
चीज़ें बनी, इसने बनाया n, इसने बनाया n, इस तरीके से ये होता है। तो ये सब प्रोसेस जो है आपको डिफिकल्ट थोड़ा लग रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन आप इसको लेबलिंग कर लीजिएगा यहाँ पर एनसीईआरटी के ऊपर साइड में। 2n जो है मेरे पास क्या होता है, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनियम होता है, जिसको डिप्लॉयड की रही है एनसीईआरटी। और 46 चीज के अंदर क्रोमोसोम होता है, आप साइड में से लिख लीजिए 46। फिर बाद में याद रखिए स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड में कन्वर्ट हो रहा है नीचे की तरफ, तो ये हो रहा है 2n में, यहाँ पर भी 46। यहाँ से स्पर्मेटोसाइट जो है कन्वर्ट हो जाते हैं एन नंबर, एन नंबर में कन्वर्ट हो गया, ये भी एन नंबर में कन्वर्ट हो गया। फिर इसने अपना मियोसिस शुरू किया, तो इसने अपने एन बनाया, इसने अपने एन बनाया, फिर इसने अपना एन बनाया, फिर इसने भी क्या बनाया, अपना एन। तो इस तरीके से एनसीईआरटी इसको डिस्कस। अब एनसीईआरटी के अगले पॉइंट को समझते हैं कि स्पर्मेटोसाइट जो के अंदर दिख रहे हैं आपको, स्पर्मेटोसाइट के अंदर आपको दिख रहे हैं, तो सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन जो है 4 जो है मेरे पास हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बना, यानी कि ये एन नंबर का ही होता है, ये भी एन नंबर का होता है, ये भी एन नंबर का होता है, तीनों चीजें, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी कहती है कि ये जब बन रहा होता है, ये जब बन रहा होता है, ये जब बन रहा होता है, इसकी तादाद बढ़ती है। यहाँ पर हैप्लॉइड नंबर में हमारे पास चीजें बनती थी पहले, अब ये 4 हैप्लॉइड में बन रही है जब सेकेंडरी माइटोटिक डिवीजन होता है। फर्स्ट में जब बनी थी तो 2 ही बने थे, देखो तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुई थी तो कितने बने थे, 2 हालत बने थे। अब यहाँ पर 4 बन रहे हैं सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन के अंदर। और इसके बाद एनसीईआरटी कहती है कि स्पर्मेटिड जो है ट्रांसफर होता है स्पर्मेटोगोनिया के, आई ट्रांसफर इनटू द स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटिड जो है स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्म जिसको हम बोलते हैं। तो अगर हम स्पर्मेटोजोआ की बात करेंगे तो स्पर्मेटोजोआ जो है जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, ये है स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ। और इस प्रोसेस को जब मेरे पास स्पर्मेटिड से यानी कि ये वाले रीजन से स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म बनते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मियोजेनेसिस। यानी एनसीईआरटी यहाँ कह रही है कि जब मेरे पास ये स्पर्मेटिड यानी कि ये स्पर्मेटिड यहाँ से यहाँ बन गया, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्पर्म, तो स्पर्म बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। एनसीईआरटी ने यहाँ पर कहा है। अब उसके बाद क्या होता है कि स्पर्म लीड टू हेड अप बिकम एम्बेडेड टू द सर्टोली सेल। हमने पीछे चैप्टर में इसको देखा है, मतलब एनसीईआरटी की स्टार्टिंग वाले पोर्शन में, कि जब स्पर्म रिलीज होता है, यानी कि क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी, ये प्रोसेस अलग है, जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बना, ये प्रोसेस अलग हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रोसेस अलग है जिसको स्पर्मियोजेनेसिस हमने कहा। लेकिन जब यही स्पर्म यानी कि स्पर्मेटोजोआ किसके हेड के अंदर जुड़ा हुआ था, इसका हेड सर्टोली सेल के अंदर जुड़ा हुआ था, और ये फाइनली रिलीज होता है जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, क्योंकि बनते स्पर्म ये सारे वहां पर, देखिए ना यहाँ पर एनसीईआरटी कहती भी है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ये इनलार्ज सेक्शनल व्यू है दिया हुआ डायग्राम का। तो इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर से जब ये रिलीज होता है सर्टोली सेल के हेड के अंदर, सर्टोली सेल के अंदर इसका हेड लगा हुआ होता है, तो इस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। और इस प्रोसेस को जब स्पर्मेटोजोआ बनता है तो इसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। 2 अलग अलग प्रोसेस, और यहाँ से कम से कम 2 PYQ आ चुके हैं नेट के अंदर, 2 PYQ, ठीक है। अब इसके बाद अगला पोर्शन हम पढ़ेंगे। पोर्शन एनसीईआरटी कहती है कि स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस जो कि आपको स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा, स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा प्रोसेस है, जिसमें से एक प्रोसेस है स्पर्मियोजेनेसिस और एक स्पर्मिएशन। तो इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा प्रोसेस जो है ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी, वही 12 से 14 साल के उम्र। यहाँ पर क्या होता है, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है, एनसीईआरटी के यहाँ पर इंक्रीज होता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। ये एक तरीके से एंटीटरी पिट्यूटरी से स्टिमुलेट होता है, जिससे 2 सेक्रेशन होते हैं गोनाडोट्रोपिन के। एक बनता है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन से LH, और एक बनता है दूसरी तरफ से FSH। और अगर हम बात करेंगे LH की, तो LH जो है मेरे पास लीडिंग सेल होता है, LH जो है ये लीडिंग सेल होता है, लीडिंग सेल। और दूसरी तरफ जो होता है FSH जो है फॉलिकुलर हार्मोनल सेल होता है, और दूसरी स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। तो ये जो LH होता है लीडिंग सेल होता है,
ये स्टिमुलेट करता है, सिंथेसिस करता है एंड्रोजन हार्मोन। मेल की बात चल रही है अभी, पूरा प्रोसेस मेल का चल रहा है। मेल के अंदर एलएच हार्मोन क्या कर रहा है, एंड्रोजन को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है लीडिंग सेल की तरह। एलएच कर रहा है लीडिंग सेल को, और लीडिंग सेल कर रहे हैं एंड्रोजन डायरेक्ट। और इसके बाद ये स्टिमुलेट प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर मेरे पास एलएच ही काम कर रहा है तो एफएसएच भी कोई काम कर रहा होगा, तो एनसीईआरटी कहती है ये सर्टोली सेल के अंदर जो काम कर रहा होता है वो करता है एफएसएच। ये भी एक तरीके के स्टिमुलेटिंग हार्मोन की तरह काम करता है। कैसे करता है इसको एनसीईआरटी ने आगे एक्सप्लेन किया है, वो इस तरीके से है। यहाँ पर अभी पोर्शन खत्म होने का है मेल का। एनसीईआरटी कहती है द सेक्शन ऑफ सम फैक्टर विच इज हेल्प इन which एनसीईआरटी कहती है कि which is help in the process of spermiogenesis। ये जो प्रोसेस है जो कि हमारे पास एफएसएच कर रहा है, एफएसएच, ये स्पर्मियोजेनेसिस के कुछ फैक्टर के अंदर सिक्रेशन का हेल्प करता है। अब कुछ एग्जामिनिंग माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो कि एनसीईआरटी ने यहाँ पर दिया गया है। वो ये कहती है एनसीईआरटी कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है जो कि मेल के स्पर्म के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, जिसको हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रोज। बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एनसीईआरटी ने यहाँ पर इसको डिस्क्राइब किस तरीके से किया है, इधर एक्सप्लेनेशन दिया है और इधर पूरा डायग्राम दिया। तो आप डायग्राम को पहले समझ ले कि एनसीईआरटी का डायग्राम जो है किस तरीके से जाएगा। आपको जूम करके बता दो किस तरीके से जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एनसीईआरटी का डायग्राम आपके सामने, अभी हम थ्योरी में भी हम डायग्राम पे गौर करते हैं। ये वाला जो रीजन है आपको दिख रहा है, ये वाला रीजन, इट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, स्ट्रांग होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइम होते हैं एक्रोसोम के अंदर, ठीक है, जिसको हम लाइटिक एंजाइम भी बोलते हैं। तो एक्रोसोम के अंदर ये कवर करने के लिए यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दी गई है, ठीक है। और ये पूरी यहाँ तक होती है। इस पूरे रीजन में हेड होता है, ये हेड वाला रीजन है स्पर्म, यहाँ एक्रोसोम है, और इस हेड के अंदर यहाँ बहुत सारी चीज़ें कंटेन होती है। और यहाँ पर कंटेन होने के साथ क्रोमोसोमल मटेरियल भी यही होता है, ये वाले रीजन में। ये नेक रीजन होता है, ये मिडल पीस होता है। मिडल पीस में आपको माइटोकॉन्ड्रिया का रीजन दिखने के लिए मिलता है, जो कि हमारे एनर्जी सोर्स का एक स्विमिंग करने के लिए, इस स्पर्म को भगाने के लिए यहाँ से एनर्जी मिलती है। अभी डायग्राम आपका क्लियर हो चुका। अब आते हैं थ्योरी में। थ्योरी ये कहती है, एनसीईआरटी की लाइन ये कहती है मतलब कि द सिक्रेशन, और सॉरी ये पढ़ लिया था, इसके बाद पढ़ रही है हेड रीजन, नेक रीजन और मिड पीस और टेल, एक छोटा सा पोर्शन नीचे वाला। तो ये हेड हो गया, दूसरा नेक हो गया, तीसरा मिडिल पीस हो गया, चौथा ये। तो इसमें कभी सवाल आता नहीं, लेकिन आपको मॉड्यूल वगैरह में छोटा सा एक सवाल देखने को मिलेगा। तो यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, एक इन्वेलप है जो कि होल बॉडी स्पर्म को कवर करने का काम करता है। स्पर्म का जो हेड है जो इलोंगेटेड है, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इसके अंदर पाई जाती है। ये बातें आपको क्या करना है, छोटी है, इसको आपको हाईलाइट करना है। ये वाली बातें आप हाईलाइट क्यों कर रहे, लेकिन इसको आपने फोकस करना है कि हाईलाइटेड पॉइंट्स में भी कौन सी चीजें ज्यादा कंफ्यूजिंग वाली है उसको देखते हैं। अब यहाँ पर एनसीईआरटी की बात होना कौन से रीजन में या कौन से पोर्शन पे। जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना एनसीईआरटी के, तो क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा आपको, जब आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखेंगे, असर्शन वाले क्वेश्चन करेंगे, वो छोटे छोटे लाइनों पे से आपको घुमा देंगे। पोस्टेरिटरी था, एंटीरियरी था, हैप्लॉइड था या डिप्लॉइड था, कैसा था, तो ये इस तरीके से कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, एनसीईआरटी यहाँ कह रही है साफ तौर पर कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। दूसरी बात, एनसीईआरटी यहाँ पर ये भी कह रही है कि ये एंटीरियरी पोर्शन पर है, और ये कैप लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। एनसीईआरटी पूछ सकती है कवर्ड किससे, कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं। अब एक्रोसोम होता क्या है, तो ये लाइनों में एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब कर दिया कि एक्रोसोम क्या चीज है। एक्रोसोम इज फील्ड विद द एंजाइम, जैसे मैंने कहा था ऊपर आपको कि एक एंजाइम से फील्ड होता है, और ये हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम के लिए। कौन मदद कर रहा है, एक्रोसोम मदद कर रहा है। मिडल पीस आपको देखने के लिए मिलता है, तो पजेस करता है न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम देखेंगे तो एनसीईआरटी ने कहा है कि मिडल पीस में ही माइटोकॉन्ड्रिया को रखा गया है, नेक वाले रीजन में नहीं। तो यहाँ पर नेक वाले रीजन में क्या होता है, ज्यादातर नेक वाले रीजन में आपको सेंट्रियोल्स देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने यहाँ पर इसको डिस्क्राइब नहीं किया। तो हम नीचे वाले रीजन पे आते हैं, मिडिल वाले पीस पर, तो वो है हमारे पास ये न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको पोर्शन समझ में आ गया। अब एनसीईआरटी की अगली लाइन ये कहती है कि ये वाली सारी चीजें किसके लिए है, दैट इज कॉल्ड असेंशियल फॉर, दैट इज असेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ह्यूमन के अंदर जब इजैकुलेशन होता है, जब ह्यूमन के अंदर से इजैकुलेशन होता है,
तो कितने स्पर्म रिलीज होते हैं, तो 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म जो है ड्यूरिंग क्वाइटस रिलीज होता है। एक सिंगल इजैकुलेशन के अंदर 200 से 300 मिलियन, मतलब 200 से 300 मिलियन जो है स्पर्म रिलीज होते हैं। और इसके अंदर भी अगर हम चाहते हैं कि नॉर्मल फर्टाइल बंदा है जिसकी इजैकुलेशन के अंदर पावर है, तो उसके अंदर जो स्पर्म का अमाउंट है वो परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है। मानो कि 100% है, तो उसमें एनसीईआरटी कहती है कि 60% ऐसे स्पर्म होना चाहिए जो नॉर्मल शेप एंड साइज के, तो यहाँ नॉर्मल शेप एंड साइज। अब यहाँ पर एनसीईआरटी की बात है कि इस 60 में से जो आपने पढ़ा है एनसीईआरटी की कि ईच एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव द नॉर्मल शेप एंड साइज एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम, यहाँ पर एनसीईआरटी की बात याद रखना कि यहाँ देम बोला है, इसी 60 में से, यानी कि इसी 60 में से 40 ऐसे होना चाहिए जिनकी विगरस मोर्टेलिटी, इन्हीं 40 में से, इस 60 में से, सॉरी इस 60 में से 40 ऐसे होना चाहिए जिनकी विगरस मोर्टेलिटी। समझे कितना ज्यादा यहाँ पर कॉम्पिटिशन चलता है स्पर्म के। बाकी एनसीईआरटी की कुछ बातें कि स्पर्म रिलीज करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, ट्रांसपोर्ट एक्सेसरी डक्ट्स, सेक्रेशन और एपिडिडाइमिस, एक पूरा साइकिल बताने वाला है, प्रोस्टेट, मैच्योरेशन, मोर्टेलिटी। अगर हम बात करते हैं कि सीमन, जो कि एनसीईआरटी के अंदर किया गया है कि सीमन जो है किससे कंटेन होता है, तो इसमें दो चीजें होती है, एक तो इसमें होता है सेमिनल प्लाज्मा और दूसरा होता है इसके अंदर सीमन। दो चीजों से मिलकर बनता है सीमन, जो होता है ये दो चीजों से मिलकर बनता है, एक बनता है हमारे पास स्पर्म, दूसरा बनता है सेमिनल प्लाज्मा। ठीक है ना, तो ये दो बातें आपको याद रखना है ताकि आपको मिल जाए। अब एनसीईआरटी की कुछ बातें यहाँ पर आपको क्लियर करवा देता हूँ कि फंक्शन ऑफ 6 accessory ducts and glands are maintained by testicular hormone, यानी कि टेस्टिकुलर हार्मोन्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। यह एंड्रोजन होता है। अगर हम देखेंगे तो मेल एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर क्या होता है कि एंड्रोजन होता है, जो कि हमारे पास क्या कराता है, टेस्टिकुलर हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, मतलब वो एक तरीके से एंड्रोजन होता है। अब आते हम फीमेल के प्रोसेस के अंदर। फीमेल के अंदर oogenesis होती है जिसके अंदर फीमेल गेमेटोजेनेसिस बनता है। तो मैं बात कर रहा था जिसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब गैमेट्स रिलीज होते हैं, जब गैमेट्स बनते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं oogenesis, फीमेल। और एनसीईआरटी यहाँ कहती है विच इज मार्क्ड इज डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। एनसीईआरटी यहाँ साफ कहती है कि ये मत समझना है कि ये सेम होता है एज इट इज स्पर्म की तरह, स्पर्म बनने के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो एनसीईआरटी कहती है कि इट इज मार्कली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस because energy is initiate during the embryonic development। जब embryonic development होता है तभी ये oogenesis स्टार्ट हो जाती है। अब जब embryonic development होता है तब क्या होता है, the oogenesis is initiate during the embryonic development stages। इस वक्त the couple of million gametes mother cells, जिसको हम oogonia बोलते हैं, are formed which each fertile ovary, हर फर्टाइल ओवेरी के अंदर मिलियंस ऑफ oogonia बन जाते हैं। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड आफ्टर द बर्थ, बहुत ज्यादा या बनते ही नहीं, जब बर्थ हो जाती है उसके बाद oogonia नहीं बनते। बर्थ से पहले जितने बन गए बन, जब बर्थ होती है बच्चे की तब उससे पहले का पीरियड जितने oogonia बनना है बन गए। बर्थ से पहले उसमें से कोई एक oogonia एक चाइल्ड बनाता है। समझ रहे आप? एनसीईआरटी क्या कहता है कि बर्थ से पहले oogenesis उस बच्चे के अंदर हो रहे, किसके अंदर हो रहे, उस बच्चे के अंदर जो अभी होने वाला है। जब बच्चा होगा तो उसकी बर्थ होगी, ठीक है, उस प्रोसेस को हम बर्थ बोलते हैं। एनसीईआरटी यहाँ कहती है जितने कपल्स ऑफ मिलियन गैमेट्स मदर सेल, जिसको हम oogonia बोलते हैं, नॉट मदर के सेल, oogonia मान के चलो, जितने कपल्स ऑफ oogonia बनने रहते हैं किसके अंदर, फीटाइल यानी कि बच्चे के ओवरी के अंदर, वो उस वक्त तक बनते हैं जब तक उसकी बर्थ होती है, बर्थ से पहले तक। बर्थ के बाद वो बनते नहीं। उस बच्चे के अंदर हमने कहा
जो माँ के पेट के अंदर है, अगर वो फीमेल है तो उसके अंदर क्या होता है, वो जेनेसिस प्रोसेस होता है। उसकी बर्थ से पहले जितने गुनिया बनने रहेंगे वो उसके बर्थ से पहले उसके अंदर बन जाते हैं। ठीक है। अब प्रोफेस 1 जो फेज होता है माइटोटिक का, वो टेम्परेली यहाँ पर अरेस्ट हो जाता है। बच्चे की बर्थ होने से पहले वो गुनिया बन रहे थे, अब वो टेम्परेली मियोटिक फर्स्ट फेज के अंदर, जिसको हम माइटोटिक की पहली फेज कहते हैं, वहां पर वो अरेस्ट हो जाता है, उसके आगे नहीं बढ़ा। अब होता क्या है कि यहाँ पर प्राइमरी oocyte बन जाता है उस बच्चे के अंदर, जो बच्चा कंडे है, और each primary oocyte then gets surrounded by the layer of granulosa cell called primary follicle, और वो जो है प्राइमरी फॉलिकल से कनेक्टेड होता है। यानी कि ये मेरे पास बना है प्राइमरी oocyte, ये बना है प्राइमरी oocyte, मान लो कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर मेरे पास जो बना है ये वाला रीजन, इट इज टू बी कॉल्ड, क्या बना है, ये प्राइमरी फॉलिकल बना है। अब एनसीईआरटी कह रही है यहाँ पर कि फॉलिकल डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज ऑफ फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। बहुत सारे फॉलिकल उस बच्चे के अंदर, जब वो पैदा हुआ था लड़की के अंदर, उसके बर्थ से लेकर उसके प्यूबर्टी की एज आए तक, गर्ल के अंदर प्यूबर्टी की एज बहुत जल्दी आती है, ठीक है ना, क्योंकि पहले से उनके अंदर वो प्रोसेस डेवलप हो रहा होता, तो इनके अंदर प्यूबर्टी की एज जब आती है बिल्कुल, तो वो एज के अंदर और बर्थ की एज तक के बीच में 10 से 12 साल का डिफरेंस हो, 13 साल या 14 साल। उस पीरियड ऑफ पॉइंट पर यहाँ पर क्या होता है, उस पेयर ऑफ पॉइंट पर दो चीजें होंगी। एक तो बर्थ से लेकर प्यूबर्टी एज तक आए तक बहुत सारे फॉलिकल डीजनरेट हो जाते, और उस पीरियड तक बहुत कम जो है फॉलिकल जो है जनरेट होकर बचते। तो जब रिलीज हुए थे, जब फॉलिकल बन रहे थे, ओवोनिया बन रहे थे, तो उसकी तादाद 200 से लेकर 300 मिलियंस, जैसे कि मिलियंस में उसकी तादाद। लेकिन क्योंकि इसके बर्थ से लेकर प्यूबर्टी के एज तक फॉलिकल डिजेनरेट होना शुरू हो गए थे, तो 60,000 से लेकर 80,000 तक सिर्फ इतने फॉलिकल बचते, और ये ईच ओवरी के अंदर बचते। ठीक है। अब होता क्या है, प्राइमरी oocytes में प्राइमरी फॉलिकल था, अब इसके अराउंड में प्राइमरी फॉलिकल के बाद अभी भी प्राइमरी oocyte ही है, प्राइमरी फॉलिकल की बात कर रहा हूँ, प्राइमरी oocyte ये मान लो, उसके अंदर प्राइमरी फॉलिकल ये मान लो। जब हम सेकेंडरी फॉलिकल की बात कर रहे होते हैं तो बाहर वाला रीजन क्या है, अभी भी प्राइमरी oocyte है, अंदर क्या बन रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल बन रहा है, इससे एक न्यू थीका एक लेयर उसके अराउंड में बन जाती है। तो रीजन कौन सा रहेगा, लेयर कौन सी है अभी भी, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte, लेकिन अंदर प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, और मोर लेयर्स जो है ग्रैनुलोसा सेल की बनना शुरू हो गई वहां पर। ठीक है। अब एनसीईआरटी कहती है कि इसके अलावा जब सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफर हो जाता है टर्शियरी फॉलिकल, तो यहाँ पर क्या होता है, ये प्राइमरी oocyte जो बना था ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है। दोनों प्रोसेस में, प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में oocyte कौन सा था, प्राइमरी oocytes। लेकिन जैसे ही हम क्या कह रहे हैं, एनसीईआरटी कहती है जब सेकेंडरी फॉलिकल यानी कि ये एनसीईआरटी कहती है कि जब सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफर हो जाता है टर्शियरी फॉलिकल के अंदर, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या कहती है कि एंट्रम नामी एक कैविटी यहाँ पर बन जाती है, और थिकर लेयर ऑफ ऑर्गेनाइज इनर थीका इनर और आउटर थीका एक्सटर्ना। तो इनर की लेयर को इंटरना कहेंगे, आउटर लेयर को एक्सटर्ना कहेंगे, और ये रीजन के अंदर जो oocyte रहेगा वो सेकेंडरी oocyte रहेगा। जैसे कि एनसीईआरटी यहाँ कह भी रही है कि यहाँ पर जब ये आता है सेकेंडरी oocyte से, सेकेंडरी फॉलिकल से जब टर्शियरी फॉलिकल बना, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर कौन सा oocyte पाया जाएगा, सेकेंडरी oocyte पाया जाएगा। अनइक्वल डिवीजन होता है रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हेप्लॉइड, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte। और एक फर्स्ट पोलर बॉडी कहाँ बनती है, सेकेंडरी oocyte में बनती है। पहली फर्स्ट बॉडी कहाँ बनी, सेकेंडरी oocyte के अंदर बनी। अब एनसीईआरटी की अगली लाइन के ऊपर हम चलते हैं,
जो कि लास्ट में, इसके बाद तो ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो सेकेंडरी oocyte अपनी बल्क को रिटेन करने के लिए न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी oocyte को क्या करता है, डेवलप करता है। तो इसने क्या किया, सेकेंडरी oocyte से प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte बनाया और उसके साइटोप्लाज्म में बहुत ज्यादा बल्क अमाउंट में न्यूट्रिएंट जमा करना, रिटेन करना शुरू कर। अब जब ये प्राइमरी फॉलिकल था, बीच में यहाँ पर सेकेंडरी फॉलिकल था, फिर यहाँ टर्शरी बना, तो एनसीईआरटी कहती है कि जब ये सब प्रोसेस हो गया, फर्स्ट पोलर बॉडी जब बनी, तो फर्दर डिजेनरेट नहीं हुई, विच इज आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। द टर्शरी फॉलिकल अपने अंदर चेंजेस लाता है। कौन लाता है भाई? टर्शरी फॉलिकल। यहाँ जो टर्शरी फॉलिकल एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, ये टर्शरी वाला पोर्शन, ये टर्शरी वाला पोर्शन ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्राफियन। और ये कह रहा है कि सेकेंडरी oocyte के अंदर अब जो नई मेम्ब्रेन बन रही है, देखो फॉलिकल चेंज हो गया, फॉलिकल से हमको वही लेना देना कि सेकंड टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल बन गया। इससे क्या बन गया? टर्शरी से ग्राफियन बना कि नहीं बना? देखो यहाँ से टर्शरी से ग्राफियन बन गया, ये वाला ग्राफियन फॉलिकल। हम ही कह रहे हैं कि oocyte के अंदर क्या चेंज आ रहा है, बाहर वाली oocyte के अंदर। तो जो सेकेंडरी oocyte है उसके अंदर अब चेंजेस आ रही है। जब प्राइमरी सेकंड टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल बन गया वो, तो उसके अंदर जोना पेल्यूसिडा जैसी एक मेम्ब्रेन बनती है जो उसको सराउंड करती है। तो जोना पेल्यूसिडा के अंदर जब फॉलिकल था, उस फॉलिकल का नाम क्या है? ग्राफियन फॉलिकल। तो जब ग्राफियन फॉलिकल आया तो एक नई लेयर और आ गई जिसका नाम है जोना पेल्यूसिडा। और ये ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर हो जाता है, यानी कि यहाँ टूटता है, जैसे कि एनसीईआरटी कह रही है यहाँ पर। और ये सेकेंडरी oocyte ओवम जो यहाँ पर रिलीज हुआ, ये ओवम बना देता है और ओवेरी बाय द प्रोसेस ओव्यूलेशन। और ये रिलीज होता है ओवेरी से, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो इस प्रोसेस को याद रखना कि सेकेंडरी oocyte ओवम ओवेरी से जब निकलता है तो उसको हम बोलते हैं, दैट इज टू बी कॉल्ड ओव्यूलेशन कह रहे होते हैं। क्लियर है बात? यस। अब एनसीईआरटी की कुछ बातें हैं जो कि आपको समझना है। ये हमारे पास 46 क्रोमोसोम इसके अंदर भी है, 46 इसके अंदर है। इसके अंदर क्या होता है? प्यूबर्टी आती है तो पहले माइटोसिस होता है, स्पर्मेटोगोनिया होता है, स्पर्मेटोगोनिया। इससे मैंने कहा था कि प्राइमरी स्पर्मेटोसिस बनती है, फिर मेयोटिक डिवीजन होता है, सेकेंडरी में ये 2n है, ये ऐसा है। यहाँ पर तो दिया हुआ नहीं आपको, उसको 2n पकड़ना। तो ये भी 2n है और ये भी क्या है? 2n है। देखो यहाँ पर ये 2n है, ये 2n से 2n ही बन रहा है, ये 2n से 2n ही बना, 2n ही बना। अब यहाँ से यहाँ पर देखो ये क्या बनना शुरू कर दिया, जब इसने डिवाइड करना शुरू कर दिया तो ये हैप्लॉइड बन गया। ये n नंबर का बना, ये क्या बना? n नंबर का बना n। ये क्या बना? n नंबर का। और ये क्या बना? ये भी n नंबर का बना। और ये भी क्या बना? n नंबर का बना। समझ में आ रही कि नहीं बात? यस। तो जब ये n नंबर का बना तो जब ये और ये जो दोनों थे तो यहाँ पर सेम था रेशो 46-46। जब सेकेंडरी की बात आई तो 23, जब स्पर्मेटेड की बात आई तब 23। इसी तरीके से जो है फीमेल के अंदर oogonia होता है, वो अपना माइटोसिस डिवीजन शुरू करता है। तो प्राइमरी oocyte के अंदर भी फीटल लाइफ तक, उसके बर्थ होए तक, उसके बर्थ होने से पहले तक प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड ही होता है। ठीक है। जब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन यहाँ पर क्या होती है? रुकती है। तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक रहती है, तब तक ये प्राइमरी oocyte एज इट इज वैसा ही रहता है। अब होता क्या है कि जब प्राइमरी oocyte यहाँ पर होता है और वो कंप्लीट कर लेता है तो सेकेंडरी oocyte बना लेता है। प्रायर टू ओव्यूलेशन करने के लिए वो अपना प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है। किससे कन्वर्ट हुआ? प्राइमरी से सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट हुआ। जब सेकेंडरी oocyte ने डिवीजन किया, प्राइमरी वाली से पहले पोलर बॉडी नहीं बनता है। कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों को कि प्राइमरी वाले से oocyte से पोलर बॉडी बनता है सेकेंडरी। जब सेकेंडरी वाला आया, प्राइमरी से सेकेंडरी oocyte बना, कब बना? पूरे प्रोसेस को लगने के लिए टाइम लगता है यहाँ। तो यहाँ पर बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक तो प्राइमरी oocyte था। जब प्राइमरी से सेकेंडरी बना तो सेकेंडरी वाले के बनने के बाद पहले सेकेंडरी oocyte वाले ने जब डिवीजन किया तो उसने क्या करा? सेकेंडरी oocyte भी बनाया और उसके बाद क्या बनाया? फर्स्ट पोलर बॉडी भी बनाया। तो दो चीजें बनी ओव्यूलेशन के अंदर। जब ओव्यूलेशन होता है, जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और सेकेंडरी oocyte बनता है, तो फर्स्ट पोलर बॉडी भी बनती है साथ।
समझ रहे हो? सेकेंडरी oocyte के साथ साथ फर्स्ट पोलर बॉडी भी बनी। जब सेकेंडरी oocyte ने देखा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उसने कहा कि मुझे तो ओवम में कन्वर्ट होना है। तो तब वाकई में जब वो रप्चर होकर बाहर निकलता है, तब उस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ओवम बनता है और सेकेंड पोलर बॉडी बन जाती है। इस तरीके से कंप्लीट प्रोसेस था फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और मेमोरी ग्लैंड का और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा जो ओवरऑल बड़ा है। अगले सब टॉपिक में हम जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल और रिमेनिंग पूरा पोर्शन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।